हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान सिंपली कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट एंजियोस्पर्म के बारे में जो स्टडी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारी यूनिट का नेम था एम्ब्रियोलॉजी इन एंजियोस्पर्म। देखो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने देखा था कि जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो भ्रूण होते हैं वो भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। उनमें निषेचन कैसा पाया जाता है, मेल गैमेट्स कौन से होते हैं, फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है और वो कैसे बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने लास्ट जो हमारा सेक्शन था, लास्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो इनके अंदर कैसे होता है। देखो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन में इनके अंदर दोहरा फर्टिलाइजेशन यानी कि डबल निषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन। एंजियोस्पर्म के अंदर द्विनिषेचन पाया जाता है। अब ये द्विनिषेचन देखो होता क्या है, देखो द्विनिषेचन में क्या होता है। द्विनिषेचन में ऐसा होता है कि जो पहला नरयुग्मक होता है, एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करके क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है यानी कि एम्ब्रियो का। ठीक है। अब देखो ये हो गया प्रथम निषेचन, जो किसमें बीच होता है, नरयुग्मक और अंड कोशिका में, जिससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और ये भ्रूण आगे जाके किसमें चेंज होता है, बीज में, सीड में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर द्वितीय निषेचन होता है वो होता है दूसरे नरयुग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक में। अब ये जो ध्रुवीय केंद्रक होता है ये क्या होता है, ये होता है जो भ्रूण कोश के अंदर ऐसा केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर ऐसी सेल पाई जाती है जिसके अंदर दो केंद्रक होते हैं। ये होते हैं 2n और ये होते हैं n। अब ये n नरयुग्मक और 2n ध्रुवीय केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं भ्रूण कोश। यानी कि एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। भ्रूण कोश को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखो नरयुग्मक अंड कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, भ्रूण, और नरयुग्मक और ध्रुवीय केंद्रक मिलकर बनाते हैं भ्रूण कोश। अब ये जो भ्रूण कोश होता है ये n और 2n मिलकर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, 3n स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये जो भ्रूण होता है ये होती है 2n स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें नरयुग्मक होता है वो भी n होता है, अगुणित होता है, और अंड कोशिका होती है वो भी n होती है। n और n मिलकर 2n बनाते हैं यानी कि द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करते हैं, और जो भ्रूण कोश होता है वो त्रिगुणित होता है। अब देखो ये भ्रूण कोश होता है, इसका काम क्या होता है, भ्रूण कोश देता है पोषण, किसे, विकसित हो रहे भ्रूण को। किसको पोषण देता है, विकसित हो रहे भ्रूण को, ठीक है। अब हम आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 5 है, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भ्रूण कोश होता है, एंडोस्पर्म होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोश। देखो भ्रूण कोश का कार्य हमने देखा क्या होता है। भ्रूण कोश का कार्य, भ्रूण कोश का कार्य होता है कि जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अवर्तबीजी पादपों में पाए जाने वाली ऐसी संरचना
जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। भ्रूण कोश कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूण कोश। यानी कि जो भ्रूण कोश होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जब तक भ्रूण से नए सीड का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उसको क्या प्रदान करना? पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करना। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? भ्रूण कोश यानी एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखो जो एंडोस्पर्म है यानी कि जो भ्रूण कोश है इसके आधार पे जो सीड होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। भ्रूण कोश के आधार पर सीड को, बीज को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होते हैं भ्रूणपोषी बीज यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरे होते हैं अनएंडोस्पर्मिक यानी कि अभ्रूणपोषी सीड। तो भ्रूणपोषी सीड कौन से होते हैं कि देखो, जब तक एक भ्रूण से किसका निर्माण नहीं हो जाता, सीड का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक उसमें अगर भ्रूणपोष विद्यमान रहता है, तब तक जो उसमें जो भ्रूणपोष नाम की संरचना उसमें विद्यमान रहती है, तो वो ऐसे बीज कहलाते हैं भ्रूणपोषी बीज। ठीक है, और जो ऐसे बीज होते हैं जिनके अंदर जो बीज के निर्माण से पहले जो भ्रूणपोष होता है वो नष्ट हो जाती है, ये संरचना यूटिलाइज हो जाती है, तो ऐसे बीजों को बोलते हैं अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, तो देखो भ्रूणपोष के आधार पर बीजों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, कैसे होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड? देखो ऐसे सीड या ऐसे बीज जिनके अंदर बीज के निर्माण तक क्या होता है, जो भ्रूणपोष पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? भ्रूणपोषी बीज। बीज के निर्माण के बाद भी भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। क्या कहलाते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज, देखो नेम से स्पष्ट है कि अभ्रूणपोषी बीज में क्या होगा कि जो बीज है उनके अंदर जो भ्रूणपोष है वो नहीं पाया जाएगा, यानी कि भ्रूण परिवर्तन में संपूर्ण भ्रूणकोश प्रयुक्त हो जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक या अभ्रूणपोषी सीड्स। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी? जब भ्रूण परिवर्तन के यानी कि जब बीज का निर्माण हो रहा होता है, जब भ्रूण परिवर्तन के दौरान
संपूर्ण भ्रूणकोश प्रयुक्त हो जाता है और बीज में भ्रूणकोश नहीं पाया जाता। यानी कि संपूर्ण जो भ्रूणकोश था वो भ्रूणकोश कब यूज आ गया, जब वो भ्रूण से सीड का निर्माण हो रहा था, बीज का निर्माण हो रहा था, तो सारा का सारा भ्रूणकोश क्या है कि फूड के रूप में या न्यूट्रिशन के रूप में जो बीज है उसने यूटिलाइज कर लिया। अब जब बीज पूरा बनके तैयार हो चुका है तो उसके अंदर कोई भी भ्रूणकोश नाम की संरचना नहीं रहती है। तो ऐसे बीज क्या कहलाते हैं, अभ्रूणकोशी बीज या नॉन एंडोस्पर्मिक भ्रूणकोशी बीज कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे टाइप्स। किसके बेस पे, भ्रूणकोश के आधार पर बीजों के प्रकार। दो भागों में बांटा गया था बीजों को। कौन कौन से, एक तो थे एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक ऐसे बीज या ऐसा जो प्लांट्स जिनके अंदर जो भ्रूण परिवर्तन के दौरान पूरा का पूरा जो भ्रूणकोश होता है वो यूटिलाइज नहीं होता और बीज के निर्माण के बाद भी उसमें भ्रूणकोश नाम की जो संरचना है वो बची रहती है, उन्हें बोलते हैं भ्रूणकोशी या एंडोस्पर्मिक सीड्स। और उसके बाद जो अभ्रूणकोशी यानी कि जब भ्रूण परिवर्तन के दौरान जो संपूर्ण भ्रूणकोश होता है वो यूटिलाइज हो जाता है और उनके बाद में उसमें बीज निर्माण के बाद में उसमें भ्रूणकोश नहीं पाया जाता, तो ऐसे भ्रूणकोशों को क्या बोलते हैं, ऐसे बीज को क्या बोलते हैं, अभ्रूणकोशी बीज। ठीक है, उसके बाद देखो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये भ्रूणकोश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। भ्रूणकोश के प्रकार व संरचना। देखो ये जो भ्रूणकोश होता है इस टाइप की इसकी शेप होती है। ठीक है, और ये जो युग्मनज होता है यानी कि जो युग्मक बनाया, जायगोट बनाया, भ्रूण बनाया, किसके संलयन से, एक नर युग्मक के संलयन से और किसके संलयन से, एक अंड कोशिका के संलयन से जो 2n भ्रूण बनता है वो इस टाइप से ऊपर वाले सिरे पे निभागीय सिरे की ओर जाके क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। और धीरे धीरे इसमें क्या होती रहती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है, जिससे कि क्या बनता रहता है, जिससे कि सीड निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, ये एक सिरे में तो चला गया भ्रूण या एम्ब्रियो, इसको युग्मनज भी बोल सकते हैं क्योंकि युग्मकों के संलयन से बना है। और इस एरिया में जो क्या है, एक रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है और यहाँ पे क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर भरे रहते हैं, जो क्या करते हैं कि जो ये भ्रूण विकसित हो रहा है इसको क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ये सारा का सारा जो इसके चारों ओर फूड है ये इसको यूटिलाइज करता रहता है और अपने साइज और शेप में क्या है, जो एम्ब्रियो है वो वृद्धि करता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य, जो किससे मिलकर बना होता है, केंद्रक व कोशिकाओं से। ठीक है, और ये पूरी की जो पूरी स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है हमारी एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणकोश। तो हम ये लिख देते हैं भ्रूणकोश की संरचना। ठीक है, अब देखो ये पोषण प्रदान कैसे करेगा और ये वृद्धि कैसे करेगा कि जब नर युग्मक और अंड कोशिका आपस में संलयित हो जाते हैं तो जो भ्रूण बनता है वो निभागीय सिरे की ओर जाके सेट हो जाता है और उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, और उसके जब नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं तो वो भ्रूणकोश उस युग्मक के चारों ओर बिखर जाता है और उसको क्या प्रदान करता रहता है, पोषण प्रदान करता रहता है। और इस पोषण से जो क्या है, भ्रूण है वो अपने साइज और शेप में क्या करता रहता है, वृद्धि करता रहता है, जिससे कि
भ्रूण से किसका निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये तो होगी स्ट्रक्चर हमारी भ्रूणपोष की। अब देखो भ्रूणपोष की स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि जो भ्रूणपोष के प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं और वो कितने होते हैं। अब देखो भ्रूणपोष के प्रकार, आवर्त बीजी पादपों में, देखो पादपों में यानी कि एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं तो हम एंजियोस्पर्म में लिखेंगे यहाँ आवर्त बीजी पादपों में, क्योंकि जो द्विनिषेचन होता है या भ्रूणपोष निर्माण की प्रक्रिया होती है वो ज्यादातर किन में होती है, आवर्त बीजी पादपों में होती है। बाकी पादपों में ये दोहरे निषेचन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है और उनमें भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता। आवर्त बीजी पादपों में तीन प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास केंद्रकीय भ्रूणपोष, इसको केंद्रीय या केंद्रकीय दोनों ही बोल सकते हैं। सेकंड है हमारे पास कोशिकीय भ्रूणपोष, और थर्ड है हमारे पास हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष। अब देखो इन तीनों के तीनों भ्रूणपोष में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है और हेलोबियल होता है और जो कोशिकीय होता है, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है केंद्रकीय और कोशिकीय, यानी कि केंद्रक पाई जा रही है और एक में कोशिकाएं पाई जा रही है, लेकिन ये हेलोबियल क्या होता है। अब इन तीनों की स्ट्रक्चर और संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं कि देखो इनकी संरचना कैसी होती है और इनके सिम्पटम्स अलग अलग क्या होते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो पढ़ते हैं वो केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में पढ़ते हैं। देखो नंबर 1 पे आता है हमारे पास केंद्रीय या केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष, देखो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि जो भ्रूणपोष होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, उसमें जो सारे के सारे क्या है, केंद्रक पाए जाते हैं, उनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। यानी कि जब उनके केंद्रकों में विभाजन होता है तो सिर्फ केंद्रकों का विभाजन होता है और केंद्रकों की विभाजन के साथ साथ केंद्रकों की संख्या बढ़ती जाती है। यानी कि उनके कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता, क्योंकि कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा तो कोशिका भित्ति बनेगी और कोशिका भित्ति बन जाएगी तो केंद्र किसमें चेंज हो जाएगा, कोशिकाओं में चेंज हो जाएगा। इसलिए इनके अंदर जो सारे के सारे डिवीजन होते हैं, जो सारे के सारे समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन होते हैं, वो सिर्फ कैसे होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। यानी इसे मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष भी कहते हैं। इसे मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष भी कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष में सिर्फ केंद्रकों में विभाजन होता है, सिर्फ केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता और संपूर्ण भ्रूणपोष में सिर्फ केंद्रक उपस्थित रहते हैं। यानी कि इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो नहीं होंगी, सिर्फ केंद्रक इनके अंदर पाए जाएंगे। इस प्रकार का
जो भ्रूण होगा उसे क्या बोलेंगे, केंद्रकीय या न्यूक्लियर भ्रूणकोश या भ्रूणकोश। और इसके अंदर जो सारे के सारे विभाजन होंगे वो मुक्त केंद्रकीय विभाजन होंगे, यानी मुक्त केंद्रकीय विभाजनों से मतलब है कि सिर्फ केंद्रकों में विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य में कोई भी विभाजन नहीं होगा। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इस टाइप से होता है। यहाँ पे वही क्या पाया जाता है, युग्मनज, यानी कि भ्रूण या जाइगोट एम्ब्रियो। ठीक है, ये तो होगा हमारा भ्रूण। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या होंगे, अब इसके मध्य में यहाँ पे होगी एक वैक्यूल, और इसके अंदर जो वैक्यूल यानी कि रिक्तिका पाई जाती है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है। और आसपास इसके क्या पाए जा रहे हैं, ये हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे केंद्र क्या है, जो इस युग्मनज को और इस वैक्यूल को क्या करे रहते हैं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे केंद्रीय भ्रूणकोश की संरचना। ठीक है, ये बन गई हमारे केंद्रीय भ्रूणकोश की संरचना। ये है रिक्तिका, इसको बोलते हैं वैक्यूल। और ये है हमारे मुक्त केंद्र, फ्री न्यूक्लियर, जो इस भ्रूणकोश में चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, फ्री न्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रीय भ्रूणकोश की संरचना। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट भ्रूण है, उसकी संरचना कैसी होती है, वो है नेक्स्ट हमारा, इस साइड बनाएंगे हम। इसके इधर है हमारा नेक्स्ट भ्रूणकोश, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणकोश। अब देखो, कोशिकीय भ्रूणकोश यानी कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म। देखो, केंद्रीय भ्रूणकोश था, उसके अंदर सारे के सारे क्या पाए जा रहे थे, केंद्रक। और जो कोशिकीय भ्रूणकोश होते हैं उसके अंदर सारे के सारे क्या होती हैं, कोशिकाएं। ठीक है, बनाते हैं इनकी स्ट्रक्चर। ये बन गई हमारी कोशिकीय भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर। इसके मिड में देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है एम्ब्रियो। ठीक है, और इस एम्ब्रियो के चारों ओर यानी कि इस साइड अब क्या पाई जाएंगी, सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है, कौन सी सेल्स पाई जाएंगी, भित्ति युक्त कोशिकाएं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं प्री एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण।
ये होगी हमारी कोशिकीय भ्रूणकोश की संरचना। ये हो गया एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, और ये है सेल्स। ठीक है, यानी कि जो कोशिकीय भ्रूणकोश होगा उसके अंदर युग्मज के या एम्ब्रियो के चारों ओर क्या पाई जाएंगी, सेल्स पाई जाएंगी, यानी कि कोशिकाएं पाई जाएंगी। और केंद्रकीय भ्रूणकोश में युग्मज के चारों ओर क्या पाए जाएंगे, केंद्रक पाए जाएंगे। ठीक है, केंद्रक और कोशिका में क्या डिफरेंस होगा, केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होगी, जबकि कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है वो उपस्थित रहेगी। नेक्स्ट टाइप है हमारी भ्रूणकोश का, वो है हेलोबियल भ्रूणकोश। हेलोबियल भ्रूणकोश। अब देखो हेलोबियल भ्रूणकोश क्या होता है, इसकी क्या क्वालिटी होती है। ऐसा भ्रूणकोश जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जिसके अंदर देखो केंद्रक भी होगा, कुछ मात्रा में केंद्रक होगा, कुछ मात्रा में क्या आएंगी, कोशिकाएं पाई जाएंगी, यानी केंद्रक और कोशिकाएं दोनों पाई जाती हैं, वो कहलाता है हेलोबियल। इस भ्रूणकोश में क्या होगा, देखो ऐसा भ्रूणकोश जिसमें केंद्रक व कोशिकाएं दोनों पाई जाती हैं। क्या कहलाता है, हेलोबियल भ्रूणकोश कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर केंद्रक भी होगा, कोशिकाएं भी होगी। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है वो देखते हैं। इसके अंदर जो वैक्यूल पाई जाती है, वो वैक्यूल क्या होती है, उस वैक्यूल का जो साइज होता है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़ा होता है। किससे, केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणकोश से। हेलोबियल भ्रूणकोश में केंद्रक व कोशिकाएं दोनों पाई जाती हैं, और इसके अंदर जो वैक्यूल पाई जाती है, यानी कि जो रिक्तिका पाई जाती है, वो क्या होती है, वो बड़ी होती है। किससे, केंद्रकीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश की तुलना में। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, इसके चारों ओर पाए जाते हैं कुछ मात्रा में केंद्रक, ये है केंद्रक, और इसके अलावा इसमें क्या पाई जाएंगी, केंद्रक के साथ साथ इसमें पाई जाएंगी कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाओं और केंद्रक को मिले जुले रूप को दोनों समान संख्याओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे केंद्रक। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारी होगी सेल्स, यानी इनमें सेल्स भी पाई जा रही हैं और केंद्रक भी पाया जा रहा है। तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम, इन दोनों को मिला के जो संरचना बनेगी, जो भ्रूणकोश बनेगा, वह भ्रूणकोश क्या कहलाएगा, वह भ्रूणकोश कहलाएगा हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश। ये तो होगी हमारी कोशिकाएं, ये हो गया हमारे केंद्रक, और ये हो गया हमारा भ्रूण, और ये संरचना होगी रिक्तिका यानी कि वैक्यूल। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो भ्रूणकोश होता है वो बनता कैसे है, उस भ्रूणकोश के अंदर जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं। एक तो भ्रूणकोशी बीज होते हैं, एक अभ्रूणकोशी बीज होते हैं। उन दोनों प्रकार के बीजों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक में तो क्या होता है, जो भ्रूणकोशी होते हैं उनके अंदर जो सीड होता है, सीड के निर्माण तक, सीड के फॉर्मेशन तक जो भ्रूणकोश है वो पाया जाता है। और दूसरे में क्या होता है, अभ्रूणकोशी में क्या होता है कि जो बीज के निर्माण के दौरान उसमें जो भ्रूणकोश होता है वो नष्ट हो जाता है, वो नहीं पाया जाता, तो इसे क्या बोलते हैं, भ्रूणकोशी अभ्रूणकोशी बीज। उसके बाद जो भ्रूणकोश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आवर्तबीजी पात्रों में 3 प्रकार के भ्रूणकोश पाए जाते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय, हेलोबियल। केंद्रकीय भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है कि सारे मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजनों से सिर्फ केंद्रक बनते हैं, कोशिकाएं नहीं बनती, तो उसके अंदर जो सारे के सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो केंद्रक पाई जाती हैं। और कोशिकीय भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे कोशिकाएं पाई जाती है। और हेलोबियल प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है
उसमें कोशिकाएं, केंद्रक दोनों पाए जाते हैं और इनकी जो रिक्तिका होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो आज हमारी यूनिट 5 स्टार्ट हो चुकी है। ये जो भ्रूणपोष टॉपिक था, टाइप्स एंड एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, तो ये किसका था, यूनिट 5 का था। तो अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सीड है वो कैसे बनता है और इसके अंदर जो फल है उसका निर्माण भी कैसे होता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।